हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम सब आमतौर पे आरएसएस के नाम से जानते हैं। हाँ, और आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। हम सीधे संगठन के ऐतिहासिक अभिलेखागार और दशकों पुराने प्रामाणिक सारांश दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं। सही कहा। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। मैं एक विश्लेषक के तौर पर ये कहना चाहूंगी कि आज का हमारा ये अध्ययन पूरी तरह से निष्पक्ष और अकादमिक है। एकदम सही। इस मंच का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन केवल उन ऐतिहासिक और तथ्यात्मक सामग्रियों को सामने रखना है जो हमारे आज के नोट्स में दी गई हैं, ताकि जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें एक साफ और तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। क्योंकि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे बिना किसी पूर्वग्रह के परखा जाए। आरएसएस एक ऐसा नाम है जो लगातार सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रहता है, बिल्कुल। लेकिन आज के जो स्रोत हैं वो एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। मतलब रोजमर्रा की राजनीतिक बहसों से बहुत अलग है। क्योंकि दस्तावेज बताते हैं कि ये संगठन अपने मूल रूप में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। हाँ। बल्कि ये एक विशुद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार 1925 में इस संगठन की शुरुआत हुई थी, विजयदशमी के दिन, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। हाँ, और दस्तावेजों में उस शुरुआती दिन का जो विवरण है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक छोटे से कच्चे घर में। हाँ, एक कच्चे घर में महज कुछ किशोरों और युवाओं के साथ एक विचार पर चर्चा शुरू होती है। और अगर हम आज के आंकड़े देखें तो ये संगठन इतना विशाल हो चुका है कि जब इनके स्वयंसेवक एक ही गणवेश में इकट्ठा होते हैं तो बड़े बड़े स्टेडियम भी छोटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। एक साधारण कुटिया से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क तक का ये सफर अद्भुत है। और इस विस्तार को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति के वैचारिक दृष्टिकोण को समझना होगा जिसने इस पूरी संरचना की नींव रखी थी, यानी उनके संस्थापक। हाँ, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनका जीवन काल 1889 से 1940 तक रहा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उनका पेशेवर बैकग्राउंड। वे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए एक योग्य डॉक्टर थे, एक प्रशिक्षित चिकित्सक, और यही बात उनके सोचने के तरीके को अलग बनाती है। बिल्कुल। अब एक डॉक्टर का सोचने का तरीका क्या होता है? वो सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखकर इलाज नहीं करता, वो बीमारी के मूल कारण तक जाता है। सही कहा। 1920 के दशक का भारतीय समाज बहुत उथल पुथल से गुजर रहा था। देश अंग्रेजों के अधीन था। कई आंदोलन चल रहे थे जिनका लक्ष्य बस अंग्रेजों को बाहर निकालना था। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका नजरिया पूरी तरह से क्लिनिकल था। उन्होंने विदेशी शासन को बीमारी नहीं माना, उन्होंने इसे एक गहरी आंतरिक बीमारी का लक्षण माना। उनके विश्लेषण के अनुसार मुख्य समस्या ये थी कि समाज अंदर से बटा हुआ और कमजोर था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाहरी ताकतों ने यहाँ राज किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। दस्तावेजों को पढ़ते हुए भी ये बात साफ उभर कर आती है कि उनका पूरा ध्यान समाज की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने पर था, ना कि सिर्फ बाहरी राजनीतिक लड़ाई लड़ने पर। हाँ, और इसी विचार ने उस अवधारणा को जन्म दिया जो इस संगठन का मूल मंत्र बन गई। दस्तावेजों में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। बिल्कुल, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। मतलब कोई भी देश सिर्फ कानूनों या सीमाओं से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी महानता नागरिकों के सामूहिक चरित्र पर निर्भर करती है। और अगर हम इस सिद्धांत को उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखें तो उनका विजन और साफ हो जाता है। उस समय का समाज जाति और भाषा के नाम पर बहुत बुरी तरह बटा हुआ था। हाँ, इसीलिए उनका सारा फोकस संगठन की अवधारणा पर था, पूरे हिंदू समाज को संगठित करना और भारत को परम वैभव तक ले जाना। परम वैभव यानी सर्वोच्च शिखर। बिल्कुल। और स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि समाज को मजबूत करने के लिए जाति पाति के भेदभाव को मिटाना सबसे पहली शर्त है। क्योंकि जब तक समाज ऊंच नीच में बटा रहेगा वो एक राष्ट्र के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर ही नहीं सकता, और ना ही विश्व गुरु बन सकता है। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था, एक ऐसा मंच बनाना जहां हर वर्ग के लोग बिना भेदभाव के साथ आ सकें। तो इस सब का क्या अर्थ है? ये इतने बड़े पैमाने पर काम कैसे करता है?
ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्योंकि समानता और चरित्र निर्माण जैसी बातें किताबों में पढ़ना आसान है, लेकिन जमीन पर करोड़ों लोगों के जीवन में उतारना, वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ। आज के नोट्स खंगालते हुए मेरी नजर उनकी जमीनी कार्य पद्धति पर पड़ी, जो इस पूरे तंत्र को चलाती है, जिसे दस्तावेजों में शाखा कहा गया है। संगठनात्मक ढांचे के नजरिए से देखा जाए तो शाखा ही इस पूरे आंदोलन की धुरी है। इसकी कार्य प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से सरल लगती है। सरल है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। शाखा का मतलब है रोजाना 1 घंटे के लिए खुले मैदान में मिलना। और इस 1 घंटे की दिनचर्या बहुत बारीकी से डिजाइन की गई है। बिल्कुल। इसमें शारीरिक व्यायाम होते हैं, स्वदेशी खेल होते हैं, समता का अभ्यास होता है, देशभक्ति के गीतों और चर्चाओं के माध्यम से वैचारिक स्पष्टता लाई जाती है। अब इसके पीछे के समाज शास्त्र को समझना जरूरी है। हाँ, रोज एक ही समय पर एक साथ पसीना बहाना, एक साथ खेलना, ये सिर्फ फिटनेस कार्यक्रम नहीं है। जब एक मैदान में एक डॉक्टर, एक किसान और एक मजदूर एक ही तरह के कपड़े पहनकर एक साथ कबड्डी खेलते हैं, तो उनके बीच की सामाजिक और आर्थिक दूरियां अपने आप मिटने लगती हैं। हाँ, यही निरंतरता समानता के उस सिद्धांत को जीवन शैली में बदल रही है। शाखा के इस मॉडल को देखकर समझ आता है रोजमर्रा की इस छोटी सी भौतिक गतिविधि पर ज्यादा भरोसा किया है। और रोज का ये 1 घंटे का कमिटमेंट धीरे धीरे एक मजबूत कम्युनिटी बॉन्ड तैयार कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है क्या? कि इतने बड़े और एक सदी पुराने संगठन को दिशा कौन दे रहा है। मतलब दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, हाँ, तो उसके केंद्र में अक्सर कोई एक करिश्माई व्यक्ति या गुरु होता है। हाँ, जिसके इर्द गिर्द संस्था घूमती है। लेकिन अभिलेखागार के दस्तावेज बताते हैं कि इस संगठन का कोई जीवित व्यक्ति सर्वोच्च गुरु है ही नहीं। और ये एक बहुत ही अहम सैद्धांतिक निर्णय है। इसे संगठन की लंबी उम्र का कारण भी माना जा सकता है। व्यक्ति और विचार में से किसे प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल। संस्थापकों ने किसी भी जीवित व्यक्ति को गुरु मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना। भगवा ध्वज यानी सैफ्रॉन फ्लैग। हाँ, इसके पीछे का दार्शनिक तर्क ये है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, वो गलतियां कर सकता है। समय के साथ उसका पतन हो सकता है। और जब संस्था एक व्यक्ति पर टिकी होती है, तो उसके न रहने पर संस्था बिखर जाती है। लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ये तत्व की पूजा है, व्यक्ति की नहीं। दस्तावेजों के अनुसार ये भगवा रंग त्याग, ज्ञान और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब लोग उस ध्वज के सामने नमन करते हैं, तो वे किसी नेता के प्रति नहीं, बल्कि मातृभूमि की सेवा के अपने साझा संकल्प के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। और इसी ध्वज के सामने साल में एक बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम भी होता है, जो इस विशाल तंत्र के वित्तीय प्रबंधन का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। हाँ, और इस वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा एक और पहलू है जो अक्सर विश्लेषकों को हैरान करता है। वो क्या? इतने बड़े संगठन को पूरे देश में फैलाने और चलाने के लिए एक विशाल मशीनरी चाहिए। अक्सर सवाल उठता है कि बिना भारी कॉर्पोरेट फंडिंग या सरकारी अनुदान के ये तंत्र खड़ा कैसे है? हाँ, बिना किसी अनिवार्य सदस्यता शुल्क के। इसका जवाब हमें स्रोतों में दी गई प्रचारक व्यवस्था में मिलता है। ये प्रचारक व्यवस्था वाकई इस संगठन की रीढ़ की हड्डी लगती है। शोध सामग्री बताती है कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपना घर परिवार, अपना करियर छोड़कर पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर देते हैं। और वो भी बिना किसी वेतन के। दस्तावेजों में एक जगह एक बहुत ही सटीक अंग्रेजी वाक्यांश है। RSS means ready for selfless service। हाँ, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव तत्पर। ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक तरह से संगठन के संचार तंत्र या नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम ढांचा देखें तो इन प्रचारकों का कोई निजी पारिवारिक जीवन नहीं होता। संगठन इन्हें जहां भेजता है, ये वहां जाते हैं, समाज में घुल मिलकर रहते हैं और संगठन के विचार को जमीन पर उतारते हैं, केंद्र की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और जमीन का फीडबैक शीर्ष नेतृत्व तक लाते हैं। किसी भी संस्था को अगर 24 घंटे काम करने वाले ऐसे हजारों समर्पित लोग मिल जाएं, तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये बात ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भी साबित होती है। ये तंत्र केवल 1 घंटे की शाखाओं तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में सेवा को उनके काम का एक बहुत बड़ा अंग बताया गया है। अक्सर आपदाओं के समय इनका एक अलग ही रूप सामने आता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब भी देश पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है,
चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या हाल ही की कोई वैश्विक महामारी। संघ के स्वयंसेवक प्रशासन के पहुंचने से पहले ही मोर्चे पर डटे हुए पाए गए हैं। और यहाँ दस्तावेजों के सारांश बॉक्स में एक बात प्रमुखता से दर्ज है कि ये राहत कार्य समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचता है, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। आपदाओं के समय ये त्वरित राहत कार्य तो बस एक दृश्य रूप है। संस्थागत विकास के नजरिए से देखें तो संघ परिवार द्वारा किया जा रहा सामाजिक कार्य बहुत विशाल है। हाँ, आज के आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में इनके 1,50,000 से अधिक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जो मुख्य रूप से उन दूर दराज के इलाकों में है जहां बुनियादी सुविधाएं पहुंचने में समय लगता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके कुछ उदाहरण स्रोतों में दिए गए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती का विशाल नेटवर्क, जो आज हजारों स्कूलों का संचालन कर रहा है, और जनजातीय क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम जो दशकों से सक्रिय है। श्रमिकों के अधिकारों के लिए भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, और मलिन बस्तियों में सेवा भारती। समाज का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां इस संगठन ने अपनी संरचनात्मक उपस्थिति दर्ज न कराई हो। और ये रातों रात नहीं हुआ है। ये दशकों के उस अनुशासन का परिणाम है जिसकी नींव उन शाखाओं में रखी जाती है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य देखें तो अभिलेखागार के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि आज देश में 57,000 से अधिक दैनिक शाखाएं लग रही हैं। एक सदी के सफर में बहुत कुछ बदला है। समय बदला है, काम करने की तकनीक बदली है। यहाँ तक कि स्वयंसेवकों का जो पारंपरिक गणवेश हुआ करता था, उसमें भी बदलाव हुए हैं। लेकिन दस्तावेजों का गहन अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इन बाहरी बदलावों के बावजूद उनका जो मूल वैचारिक ढांचा है, समाज को संगठित करने का जो उद्देश्य है, और देश सेवा का जो संकल्प 1925 में लिया गया था, उसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। इस पूरी चर्चा और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्था काम कैसे करती है। इस चर्चा को समेटते हुए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभिलेखागार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरण का जिक्र करना चाहूंगा। बताइए। दस्तावेजों में लिखा है, संघ का कार्य कोई पंथ या संप्रदाय नहीं, यह राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का एक महाअभियान है। ये पंक्ति उनके लक्ष्य का सबसे सटीक सारांश है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये संगठन एक जीवित उदाहरण है कि कैसे केवल एक वैचारिक बीज अगर उसे अनुशासन और निस्वार्थ सेवा से सींचा जाए तो वह एक सदी के भीतर पूरे राष्ट्र के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और कम्युनिटी बिल्डिंग का एक बहुत ही व्यवहारिक अध्ययन है। और ठीक इसी कारण से आज का ये गहन विश्लेषण हम सबके लिए और विशेषकर इस चर्चा को सुनने वाले हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो समाज या संस्थाओं को समझना चाहता है। बिल्कुल, कोई भी पेशेवर हो, मैनेजमेंट का छात्र हो या समाजशास्त्र में रुचि रखता हो, इतने बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क का लगभग 100 सालों तक बिना विखंडित हुए सफलतापूर्वक चलना नेतृत्व और संगठन निर्माण का एक बहुत दुर्लभ उदाहरण है। हम चाहे इनके वैचारिक सिद्धांतों से सहमत हो या ना हो, लेकिन इनकी जमीनी कार्य प्रणाली और प्रचारक व्यवस्था के पीछे का विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य आज इन्हीं ऐतिहासिक और संरचनात्मक जड़ों का एक निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करना था। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में इन सभी इतिहास के पन्नों को देखने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल जहन में उठता है। वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पे आज के हमारे इन स्रोतों में तो नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष से खुद ब खुद सामने आ जाता है। हाँ, आज के इस डिजिटल और तेज रफ्तार युग में जहाँ लोगों का टेंशन स्पैन कुछ ही सेकंड्स का रह गया है, जहाँ सब स्क्रीन के पीछे एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समय में एक संगठन जो रोज एक खुले मैदान में 1 घंटे भौतिक रूप से मिलने की सदी पुरानी परंपरा पर आज भी करोड़ों लोगों को मजबूती से जोड़े हुए है, ये बात सोचने वाली है। यह मानव मनोविज्ञान और एक सच्चे समुदाय की ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है? क्या अत्याधुनिक तकनीक के इस दौर में भी मनुष्य का सबसे गहरा और स्थायी जुड़ाव मिट्टी, मैदान और आपसी इंसानी संपर्क पर ही निर्भर करता है? ये वाकई इस पूरे विश्लेषण से निकला सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।